प्रिय ISPCS एस्पिरेंट्स, मेरा एक वीडियो APLM चैनल पर है कि परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ये उपदेश देने से कुछ नहीं होता कि मैं ये कहूँ कि परिस्थितियों का प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दो, ऐसा संभव नहीं होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे कहा जाता है। मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूँ APLM चैनल पर, और कभी कभी मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि इस समस्या का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। जितने भी लाइफ मैनेजमेंट वाले बाबा, संत, साधु इत्यादि हैं, वो ये कभी नहीं कहते कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं। जब इतने बड़े गुरु, जिनका चित्र सदैव मेरे पास रहता है, परमहंस योगानंद जी, वो सदैव ये कहते थे समस्याएं सुनने के बाद शिष्यों की, कि ईश्वर से प्रार्थना करो, इसका हल मेरे पास नहीं है। उनकी जीवनी में लिखा है, मेजदा में है। तो मैं तो उनके सामने उनके चरणों की रज भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आज ISPCS एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे एक एस्पिरेंट शिष्य ने ही, मेरे पेड प्रोग्राम में है, वो पढ़ता है, उसने अपनी कुछ समस्या बताई कि घर में परिवार वालों के समक्ष जीवन का संकट उत्पन्न है। कोई धमकी देता है, कोई कुछ करता है। और उसने कहा कि गुरुजी, जब परिवार के सदस्यों की ज़िंदगी दांव पे लगी हो तो कोई कैसे पढ़ सकता है। मैं उसका दुख और तकलीफ़ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी सत्य है कि गुरुजी के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा निश्चित रूप से। मान लो आज मैं ये राय दूं कि पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाओ, और वो लोग दबंग हों और पुलिस भी कुछ ना करे, उल्टे आपको तंग करना शुरू करे, तो ये कौन जाने। ये राय कोई कैसे दे सकता है। लीगल राय तो यही है कि कोई तंग कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, तो आप पुलिस में FIR लिखाइए। लेकिन आज का ज़माना कैसा है ये आप लोग भी जानते हैं। ये ज़माना ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप लोग ऐसा बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप अगर IPS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, PPS बनना चाहते हैं, तो आप में से तमाम लोग 99% सिर्फ करोड़ों के सपने देख के जा रहे हैं। और ये करोड़ों रुपए इसीलिए मिलेंगे कि आप अपना कार्य ठीक से ना करें, आप सताए हुओं को और ज़्यादा सताएं, जो आपको पैसा दे उसका काम करें, जो आपको पैसा न दे उसका उत्पीड़न करें, तभी करोड़ों कमा पाएंगे। तो ये अगर आज स्थिति है प्रशासन की, तो किसके कारण है? आई एम सॉरी टू से, आप लोगों की इस मेंटेलिटी के कारण है कि जो आप जिस कारण से आप तैयारी कर रहे हैं, सेलेक्ट होते हैं, वो तो एक बात की बात है। तैयारी करने के पीछे मोटिव फोर्स यही है, मोटिवेटिंग फोर्स यही है। मोटिव माने चलाने वाला, मोटिवेटिंग माने उकसाने वाला, उत्प्रेरित करने वाला, अभिप्रेरित करने वाला। मोटिवेट करने वाला फोर्स ये है कि जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो करोड़ों कमाएंगे। अगर हिंदुस्तान की युवा की ये मेंटेलिटी न होती तो आज प्रशासन भी सही होता। मैंने तो प्रशासन देख लिया, इतने साल से देख रहा हूँ। पहले डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था, अस्थाई नौकरी थी, टेम्परेरी, कुछ ढूंढना ही था तो मजबूरी PCS में बैठा। IAS की उम्र निकल गई थी। विभिन्न पदों पर काम करते हुए आखिरकार वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ही लिया, नहीं बर्दाश्त हुआ प्रशासन का गंदापन। टॉलरेट करने के बाहर जब हो गया तो रिटायरमेंट ले ही लिया। फिर भी डिपार्टमेंट ने इतना तंग किया जिसकी कोई सीमा नहीं है, जब तक कि मैं 60 साल का नहीं हो गया। आज 65 का हूँ। 60 का हुआ तब डिपार्टमेंट का उत्पीड़न कम हुआ थोड़ा, नहीं तो कोई ना कोई बहाने से, किसी न किसी आदेश से, किसी न किसी चीज़ से तंग करते रहे। तो बेटे, पहले एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। शिकायत करना तो बहुत आसान है कि पुलिस ऐसी है, प्रशासन ऐसा है, लेकिन वो पुलिस ऐसी वैसी और प्रशासन ऐसा वैसा आपकी इस मानसिकता के कारण है, जिस मानसिकता के तहत आप IAS, IPS, PCS बनना चाहते हैं। जनता की सेवा आप नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी टू से। पब्लिक सर्विस कह लीजिए, आपको सिर्फ आदेशों का पालन करना है, लोक नीतियों का पालन करना है, और वो सेवा नहीं है। सेवा होती है तो NGO में करिए,
एनजीओ खोल लीजिए, किसी एनजीओ में नौकरी कर लीजिए, किसी एनजीओ में शामिल हो जाइए। पैसे हैं तो खुद खोल लीजिए, नहीं है तो किसी में शामिल हो जाइए। सेवा करने के अवसर तो बहुत हैं, ये सब झूठ है। इंटरव्यू में अगर आपने ये बोल दिया कि मैं जनसेवा के लिए जाना चाहता हूँ, तो निकाल बाहर किए जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जनसेवा कितनी करेंगे आप जाके। ये मैं सैकड़ों वीडियो में बता चुका हूँ कि इंटरव्यू में क्या कहना है, बता चुका हूँ। मुख्य बात यह है कि आज मैं जो बता रहा हूँ कि जब परिवार की परिस्थितियाँ ऐसी हों तो कोई तैयारी कैसे करे। मैं अपनी परिस्थिति बता चुका हूँ। उस छात्र को भी मैंने ऑडियो में ये जवाब दिया, बताया कि जिस साल मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था, डिग्री कॉलेज में मेरा अंतिम वर्ष था और लगभग साल भर बाद मेरी नौकरी ख़त्म हो जानी थी। कॉन्ट्रैक्ट था 2.5 साल का, 2 जगह 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरा। उसे कॉसिप कहते थे, COSIP, कॉसिप प्रोग्राम। कॉसिप प्रोग्राम में 2.5 साल की वैकेंसीज मुझे 2 बार मिली थी। 1 साल रह गया था, मुझे कुछ बन जाना था, नहीं तो ऊपर वाला ही जानता है हम लोगों को क्या होता। पिता रिटायर थे, भाई, 2 बच्चे, पत्नी, माता पिता, ये सब परिवार की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई थी। उस कठिन समय में मोहल्ले में वो झगड़ा हो गया एक परिवार से। पिता बहुत सफाई प्रिय थे, मोहल्ले वाले बहुत गंदगी करते थे और जानबूझ के या तो उन्हें चिढ़ाने के लिए या किसी वजह से हमारे दरवाजे पर ही गंदगी डाल दिया करते थे। तो पिता किसी पे नाराज़ हुए, उसने गाली वाली दी, भाई को गुस्सा आया, भाई के दोस्त आ गए और उन लोगों की तसल्ली से ठुकाई करने की योजना बनने लगी और भी कुछ योजना बनने लगी। पिता ने और मैंने बड़ी मुश्किल से समझा पाया, युवा उबाल होता है रक्त का। अगर उस दिन भाई के दोस्तों की वो योजना उन लोगों को सबक सिखाने की अगर अंजाम हो जाती, अगर वो मटेरियलाइज हो जाती, तो आज न तो छोटे भाई इतने सफल होते, ईश्वर उन्हें सदैव ऐसा ही रखे। उत्कर्ष एकेडमी कानपुर नाम है पूरे सर्कल में, कानपुर में कितने बड़े बड़े लोग आते हैं। राज्यपाल और राजदूत उनके घर इस तरह आते हैं जैसे यार दोस्त आके खाना पीना खाने आते हैं। और मैं पीसीएस ना हो पाता, आईएएस रैंक तक ना पहुंच पाता जहां से मैं रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि अगर ये सब होता तो हम सब लोग किसी झगड़े का पार्टी बन जाते, थाने अदालत के चक्कर काटने पड़ते और कुछ नहीं होता। और वो व्यक्ति जिसने गाली दी थी वो उस समय सिपाही था। सिपाही बहुत बड़ी हस्ती थी भाई। ग्राउंड पर पुलिस तो सिपाही ही होती है, कांस्टेबल ग्राउंड लेवल पर। तो वो अपने नशे में चूर था कि मैं तो सिपाही हूँ। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ इस चैनल पर, उस चैनल पर, कि बाद में वही मेरे अंडर में रहा और शर्म से गड़ा रहा कि कब मैं उसे सस्पेंड कर दूँ। जब मैं कानपुर रेलवे चेक पोस्ट से पोस्टेड हुआ तो वो लड़का मेरे अंडर में पोस्टेड था, आखिर गिड़गिड़ा के रोने लगा कि आप इतनी साधारण तरीके से मुझे देख के रह कैसे लेते हैं, आप मुझे डांटते क्यों नहीं, मारते क्यों नहीं, मेरा डंडा लीजिए, मुझे मारिए, सस्पेंड कर दीजिए, कुछ भी करिए, मैं मरा जा रहा हूँ गिल्ट में कि मैंने क्या किया। मैंने कहा ठीक है, वो तुम्हारे समय की बात थी। बोला आपने इतना जब्त कैसे कर लिया, इतना बर्दाश्त कैसे कर लिया। मैंने कहा अगर मैं बर्दाश्त ना करता तो यहाँ ना होता, और तुमने जो किया तुम्हारा परिणाम ये तुम वहीं के वहीं हो। जो तुम कांस्टेबल थे, कांस्टेबल ही रहोगे। कांस्टेबल से ही रिटायर हुआ वो, हमारे बराबर के आसपास के, 1 आध साल छोटा था हमसे। कोई प्रमोशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ईश्वर तुम्हारा परिणाम तुम्हें देगा, मेरा परिणाम मुझे देगा। लेकिन समस्या ये है, मैंने उस बालक से कहा जिसके साथ समस्या है कि बेटा कहीं ना कहीं इसके ओरिजिन में परिवार वालों को कोई धमका रहा है, कुछ भी है, कोई बात होगी, उस बात को खोजने का प्रयास करो। मेरे पिता तो माफ़ी मांग लिया करते थे, सार्वजनिक मंच पर कह रहा हूँ। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे और मेरे भाई के लिए। बहनें हमारे हैं नहीं। मेरे और मेरे भाई के भविष्य को देखते हुए झगड़ा हो जाता था, क्रोधी थे, मुझे भी क्रोध आता है, वंश परंपरा है। क्रोधी थे तो क्रोध आ जाता था।
गलत बात पे क्रोध आता था, यो नहीं किसी को राह चलते बिगड़ जाए। लेकिन कई बार उन्होंने ये देखते हुए कि ये झगड़ा आगे बढ़ जाएगा, गली मोहल्लों का कल्चर ऐसा ही होता है। भरथना की एक गली में हम लोग रहते थे, घर हमारा अब भी है, 50 घर थे उसमें, सब जातियां थीं, सब लोग थे, सारे लोग बहुत अच्छे थे 2-4 लोगों को छोड़कर। वो 2-4 भी कैजुअल थे, सामयिक थे। किसी के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है जब ऐसे कल्चर्स में, ऐसे गली मोहल्लों में, तो उसका दिमाग चढ़ जाता है। उन सबके बीच में जब मैं पीसीएस हो गया तो वो 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। उनमें से सिर्फ एक मेरे ठीक दीवार से दीवार लगे पड़ोसी के पोते ने प्रेरणा ली और वो एसडीएम हुआ। तब उसने मुझे कहा कि भैया मैं आपकी प्रेरणा से बराबर ये सोचता था कि मुझे भी कुछ बनना है, तो मैं एसडीएम हुआ। मैंने कहा ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, कोई तो मोटिवेट हुआ, वरना पूरी गली में सब ज्यों के त्यों ही बने रहे। वही आंतरिक झगड़े, वही कलह, वही सब पारिवारिक झगड़े, एक दूसरे से जलन कुड़न वगैरह। हमारे लिए सब बहुत अच्छे थे, क्योंकि मेरी माताजी का व्यवहार सबसे बहुत अच्छा था। पिता तो क्रोधी थे, लेकिन माताजी बहुत सात्विक स्वभाव की थी। तो झगड़े की जड़ कहाँ है? मेरे पिता ने कभी भी देर नहीं की इस बात में कि अगर कोई तनाव हो गया है तो उस तनाव को घर पे हावी होने दें। बीच बचाव करा लिया, पंच पंचायत करा ली, तब ये भी रिवाज होता था। पुराना भरथना है, भरथना में वहाँ के जो प्रधान थे वो हमारे मामा जी थे, तो हमारा एरिया उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता था। ये शहरी एरिया था, नया भरथना, और वो पुराना भरथना गांव का एरिया था। लेकिन वो आते थे, बाकायदा मोहल्ले में चारपाई बिछती थी और उस पर सफ़ेद चादरें बिछाई जाती थी, पंच लोग बैठते थे और आके फिर निपटारा कर जाते थे। कई बार ऐसा हुआ, लोग उनकी मानते भी थे, भले ही वो हमारे यहाँ के मोहल्ले के पंच सरपंच नहीं थे, प्रधान नहीं थे, लेकिन उनकी बात सुनते थे। किसी भी तनाव को आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर तनाव लेकर बैठे तो ये बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। उनके लिए पूरे संसार में हम दोनों बच्चे ही, भाई तो 9 साल छोटा है मुझसे, हम दोनों बच्चे ही सब कुछ थे। अब अगर बाई चांस आपके घर में अगर आपके भविष्य की परवाह आपके बड़े नहीं करते, आपके बुजुर्ग नहीं करते हैं, मूंछ की लड़ाई में अगर वो एक बार क्षमा याचना नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है, कर लेना चाहिए। कुछ भी, कोई छोटा नहीं होता। आई एम सॉरी कहने में कोई छोटा नहीं होता। जिससे झगड़ा हुआ है उससे हाथ रख के कंधे पे, जैसी उम्र हो उसकी, कि भाई पता नहीं कैसे मैं ये बात कह गया, मुझे बहुत अफसोस है। अरे हमारे आप में क्या लड़ाई है, हम लोग मिल के रहें तो कितना अच्छा हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहे, हमारे मोहल्ले में कह देते थे लोग बात एक बहुत ही दुबले पतले से हमारे पड़ोसी थे, फ़नी टाइप के थे, बहुत फ़नी टाइप के। तुम्हें ये भी पता होगा कि जो मोहल्ला कल्चर होता है गांव कस्बों का, उसमें एक दूसरे के नाम वाम रख लेते हैं, निक नेम रख लेते हैं। तो मोहल्ले वाले उन्हें बेंटा बेंटा बोलते थे हमारे यहाँ बेंटा कहते हैं, बहुत नाटे कद का आदमी। तो और बहुत दुबले पतले थे, ऐंठ के चलते थे, बहुत ज़्यादा तन के, जैसे कि पूरी दुनिया के मालिक हों। और प्रैक्टिकल सेंस में कहें तो कुछ भी नहीं थे, एक छोटी सी दुकान थी। तो पिताजी से किसी बात पे हो गई। बाद में पिताजी को लगा कि वो फालतू में बात बढ़ रही है और वो चिल्ला चिल्ला के छत पर खड़े हो के बोल रहे हैं। तो पिताजी गए उनके घर, उनसे कहा, भाई अरे भाई हमें अफसोस है, हमें कुछ गुस्सा थी, कुछ क्रोध था, हम आपसे कुछ ऐसा कह गए। अरे आप तो हमारे छोटे भाई हो, ऐसी क्या बात है। और उनको अच्छे से ट्रीट करके बात करके चले आए। फिर वो सब जगह कहते फिरे कि मास्टर साहब ने हमसे माफ़ी मांगी, और देखा हम कितने, मतलब उनका कहने का मतलब था कि हम कितने योग्य हैं और कितने पावरफुल हैं कि मास्टर साहब ने हमसे माफ़ी मांगी। क्योंकि मेरे पिता इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे और प्रबुद्ध जनों में स्थान था उनका। ऐसे भी इंटर कॉलेज भरथना में जो अध्यापक थे वो भरथना के लिए प्रबुद्ध जन सभी होते ही थे, सब उनका सम्मान करते थे, सारे टीचर्स का लगभग। तो पिता भी उसी में से थे। तो बाद में प्रिंसिपल ने कहा भी कि ये क्या हम सुन रहे हैं भाई दीक्षित जी, आप लड़ लेते हैं फिर माफ़ी अभी मांग लेते हैं।
कृपा नारायण पाठक प्रिंसिपल हुआ करते थे, बड़े ही गंभीर किस्म के व्यक्ति थे। तो पिता ने कहा कि लड़ लेते हैं ये मेरा स्वभाव है, लेकिन क्षमा याचना कर लेते हैं ये बच्चों के लिए कर लेते हैं, वरना तो इसके वरना तो उसको उठा के मैं पटक देता, मैं ये करता वो करता, लेकिन मन में ही रह गई ये बातें, ये मैंने की नहीं। क्योंकि ये देखो, एक और बात है, कोई आदमी शक्तिहीन हो, दुबला पतला हो, या उसकी कोई पावर ना हो, सामाजिक पैठ हो सकता है उसके नाते रिश्तेदारी में कोई लोग ऐसे हों जो बदला निकालें। गांव कस्बों में ऐसे बदला निकालने की घटनाएं बहुत होती हैं। यहाँ तो शहर में हम एक दूसरे से मतलब नहीं रखते, कोई मतलब नहीं रखते, फिर भी कुछ लोग गांव कस्बों से यहाँ आके मकान बना लेते हैं, तो उनकी वही आदतें होती हैं। हमारे घर के आगे गाड़ी क्यों खड़ी कर दी, जबकि उनके पिताजी की जायदाद नहीं है वो जगह जहाँ गाड़ी खड़ी की हुई है। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते थे जब यहाँ पर कोचिंग चलती थी, तो एक हमारे पड़ोसी निरंतर बच्चों से झगड़ा करते थे कि उनके घर के सामने, जबकि उनके पास गाड़ी नहीं थी, और उन बच्चों से ये कहते थे कि ये हमारे घर के सामने गाड़ी, घर के सामने भी दूसरे साइड पे सड़क पार बाइक क्यों खड़ी कर दी, सड़क पे पहरा देते थे। तो हम बच्चों से कहते थे कि इनकी ये अच्छी आदत है, इससे ये तुम्हारी बाइकों की रखवाली किए रहते हैं। एक निःशुल्क चौकीदार मिल गया है हमें, क्योंकि ये कुड़ते रहते हैं, खड़े रहते हैं, जलते रहते हैं, भुनते रहते हैं, अपना खून जलाते हैं, रिटायर आदमी हैं, काम दाम कुछ है नहीं इनको, तो ये तुम्हारी बाइकें देखते रहते हैं, कार देखते रहते हैं, फिर जब तुम आते हो ऊपर से उतरते हो क्लास से, तो फिर ये तुम्हें डांटते हैं। तो हंस के चले जाया करो, और ये थोड़ी कोशिश किया करो कि उनके सामने ना खड़ी करो, जहाँ तक वो क्यों बेकार में बुढ़ापे में खून जलाओ उनका। लेकिन उनकी आदत, ये लोग वो हैं जो कस्बों से आए हैं, कस्बाई कल्चर है, उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं। अरे भाई, आपके सामने सड़क के उस पार कोई बाइक खड़ी है तो आपकी सेहत पर कौन सा असर पड़ रहा है। लेकिन ये वही लोग हैं, उसी कल्चर से आए हैं कि पड़ोसी को लगातार जो है टॉर्चर करना है इन्हें, इस तरह के। लेकिन ये मोहल्लों का असर है। शास्त्री नगर हमारा बहुत अमीरों का मोहल्ला नहीं है। यहाँ मैं डेमोग्राफिक स्टडी करता हूँ और साइकोलॉजी भी देखता हूँ, रीड करता हूँ। गाज़ियाबाद में किराए के मकान में रहा तो राजनगर में रहा, जो सबसे रिच एरिया है। बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, 500-500 गज, 1000 गज से नीचे नहीं है। ऐसी ही एक 800 गज की कोठी में एक हिस्सा बना हुआ था किराएदार के लिए, उसमें मैं रहा हूँ। कोचिंग भी चलाई है वहीं पास में एक ले की बिल्डिंग। तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़े लोग रहते हैं। मेरा तो सम्मान इसलिए था कि मैं चूँकि सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर था, इसलिए, नहीं तो कोई मुझे पूछता भी नहीं। किराएदारों से लोग मतलब नहीं रखते। बहुत बड़े बड़े व्यापारी लोग रहते हैं ज़्यादातर, या जो अधिकारी रिटायर्ड हैं, घूस के पैसे से बड़े बड़े कोठियाँ बना ली, वो लोग रहते हैं। फिर कवि नगर है जहाँ पुराने व्यापारी रहते हैं। मकान बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन ठोस लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है। उनके अंदर थोड़ी गंभीरता भी है, नया पैसा नहीं आया है जो एकदम से उच्छृंखलता पैदा हो। बहुत अच्छा एरिया लगता है मुझे वो। ये कहो कि सभी लोग मेल मिलाप पे, वो तो इंसानी बस्ती है, सभी तो मेल मिलाप से नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी राजनगर में इंडिफरेंट रहते हैं लोग, एक दूसरे से मतलब नहीं। कवि नगर में खूब मतलब रखते हैं एक दूसरे से। और ये शास्त्री नगर ऐसा है कि आदमी जमा पूंजी लगा के मकान बनवा पाता है, फिर उसके पास बचता नहीं है कुछ भी, सोफ़ा तक खरीदने के लिए पैसा। मकान बन जाता है, बहुत दिनों बाद सोफ़ा आ पाता है। ज़्यादातर यहाँ पर, मैं तो 20 साल हो गए रहते, लेकिन स्टार्टिंग में ये ऐसा ही था। अब तो ठीक है फिर भी, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा ही था। अब यहाँ प्लॉट ही नहीं है, जो लोग बनाने थे बना चुके। तो मेंटेलिटी वही है, गांव से आए, सारा पैसा जोड़ जाड़ के जैसे तैसे एक मकान बना लिया, मेंटेलिटी वही बनी हुई है। पड़ोसी को तंग करना है, पड़ोसी से जलना है, ये सब करना, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन फ़िलहाल मेरे पड़ोसी सब मुझे ठीक मिले। एक सज्जन थे, वो अब मकान छोड़ के चले गए, जो थोड़ा ज़्यादा वॉच किया करते थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोगों के घरों में यही तो समस्या है। तुम्हें लगेगा कि आज बकलोली कर रहे हैं, कंटेंट नहीं दे रहे हैं। कंटेंट पढ़ने लायक तो बन जाओ पहले। कंटेंट तो तब घुसेगा दिमाग में जब टेंशन हटेगा। मैं तुम्हारा टेंशन निकालता हूँ बेटे। ये आपकी मजबूरी है कि आपकी आर्थिक स्थिति जो भी है, आप जिस एरिया में रहते हैं, ये आपकी मजबूरी है। आपके माता पिता जिस स्वभाव के हैं, ये भी मजबूरी ही है। आइडियल दुनिया में कोई नहीं होता। कई बार बच्चों के व्हाट्सएप आते, मैंने अब तो बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रखी है कि मैं बिल्कुल रिसीव नहीं करता, चाहे तारीफ़ हो चाहे बुराई हो, कुछ भी, जो भी मर्जी है, मैं व्हाट्सएप रिसीव नहीं करता। केवल जो है एडमिशन के लिए। हाँ, एडमिशन से याद आया,
A5 बैच में 31 अगस्त तक ही एडमिशन मिलेंगे, इसके बाद नहीं मिलेंगे। 1000 रुपये लेट फीस पर मिल सकता है, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे बच्चे लिखते थे कि आप जैसे फादर होते तो कितना अच्छा होता। मैंने कहा बेटा, जो तुम्हारे फादर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, एक बार को उनकी अच्छाइयाँ महसूस करने की कोशिश करो। वो अपनी परिस्थितियों में पले बड़े हैं, इसलिए तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उतने अच्छे नहीं। कई बहुत लोग कहते थे। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी के सामने होते हैं, जैसे मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो मेरा अच्छा पक्ष ही तुम्हारे सामने होगा, मेरी बुराई तुम्हारे सामने नहीं होगी। तमाम महिलाएं मेरी पत्नी से कहा करती थी कि हस्बैंड हो तो आपके हस्बैंड जैसा, आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी कर देते हैं, तुरंत जो आपके मुंह से निकलता है तुरंत आपके लिए ला के रख देते हैं, महंगी से महंगी चीज़। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अपनी आर्थिक स्थिति के अंदर ही तो ला के रखूँगा। ये अच्छाई मेरी नहीं है, मेरी पत्नी की है कि वो अपनी उतनी इच्छा करती ही नहीं है जो मैं पूरी ना कर सकूँ। वो उतनी ही इच्छा उनकी धीरे से प्रकट होती है, कभी जाहिर नहीं करती। आज तक कभी नहीं मांगा उन्होंने कुछ भी। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि वो एक मैगज़ीन भी देख रही हैं और उन्हें अगर एक गले का हार भी पसंद आ रहा है तो वो ओरिजिनल नहीं होगा, इमिटेशन ज्वेलरी में वो पसंद करेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि ओरिजिनल मैं नहीं खरीद सकता, तो वो नहीं पसंद करेंगी। डायमंड का वो पसंद नहीं करेंगी, आर्टिफिशियल ही पसंद करेंगी। और तर्क भी देंगी कि डायमंड का हार खरीदने के लिए पैसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, रख ही तो देंगे, एक आध बार पहन के लॉकर में ही तो पड़ा रहेगा, किसकी हिम्मत है कि लाखों रुपए का हार पहन के घूमेगा। इससे अच्छा ये 500 का इमिटेशन ज्वेलरी ठीक है, अमेरिकन डायमंड पहन के घूम तो सकते हैं, कोई छीन भी ले जाएगा तो छीन ले जाए। तर्क भी देंगी कि मैं कहीं सोचने ना लगूं कि मुझे महंगे वाली चीज़ खरीदनी है। तो ये तारीफ़ मेरी नहीं है, ये तारीफ़ उनकी है कि जो अनावश्यक इच्छाएं नहीं। प्रेमचंद का एक उपन्यास है गबन, गबन की जो नायिका हैं जालपा, वो अपने पति रमाकांत को विवश कर देती है हार के लिए, और वो गबन करता है। सरकारी पैसा हजम कर जाना गबन कहलाता है, एम्बेजलमेंट। तो वो गबन करते हैं और उसको लिए हार ला के देते हैं। उस पर एक फिल्म भी बनी, उसमें एक गाना भी था, मैंने सपने में देखा था एक चंद्रहार आज साजन ने पहना दिया, मुझे उल्फत का गहना दिया, ऐसे करके एक गाना भी हुआ करता था। तो ये पत्नियां पतियों को क्राइम करने के लिए बाध्य करती हैं, घूसखोरी करने के लिए बाध्य करती हैं, तो प्रशंसा तो उनकी है। मैं ये बात कह सकता हूं कि ऐसी पत्नी भी सबको नहीं मिलती, मेरी कोई तारीफ नहीं है। लेकिन मैंने मेरी पत्नी की सहेलियों के मुंह हमेशा ये बात सुनी है कि हस्बैंड हो तो आपके हस्बैंड जैसे। बेटे, जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप हमेशा देखोगे कि दूसरे की थाली में रखा हुआ भोजन अच्छा लगता है। मेरा एक साथी अधिकारी था जूनियर, हम लोग जब बीच में कभी चाय पानी के लिए रेस्टोरेंट में रुकते थे तो उसको हमेशा जो दूसरों की टेबल पे आ रहा है, बैरा लेके आ रहा है, वो उसी पर अट्रैक्ट होता था। तो वेटर को बुलाया, कहता था वो वाला ले आओ जो वहाँ लाए हो। उसे व्यंजनों के नाम नहीं पता थे, वही बात थी, गांव से हाल ही हाल सिलेक्शन हुआ था तो उसे नहीं पता था क्या है ये। तो जो वेटर लेके आ रहा होता था तो कई बार कहता था वो क्या लेके आया, देखो वो वाला हमें दे जाओ, वही लाओ। दूसरे की थाली में हमेशा, बिकॉज अच्छाई ही सामने होती है। तो इसलिए अपने माता पिता की बुराइयां ना महसूस करके एक बार ये महसूस करो कि वो अच्छे हैं। अब परिस्थितियां ऐसी हैं तो उनको निपटाओ, डिस्पोज करो। जिनसे खतरा है उनके सामने सरेंडर हो जाओ। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे लिए पावरफुल हो जाओ तो रगड़ दो, तबीयत से कोई बात नहीं। जब पद पे बैठे हो रगड़ दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो बहुत रगड़ाई की। मजाल है किसी ने जरा सा भी टेढ़ा होकर चले, अच्छा टेढ़ा चलेगा, तेरी ये औकात, टेढ़ा चलेगा, समझ क्या रखा है। सरकारी अफसर से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता, ये मैं बता दूं। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट से बड़ा गुंडा कोई भी नहीं है। अगर पीछे पड़ जाए तो अच्छे अच्छे को धो दे, चाहे विकास कानपुर वाला ही क्यों ना बना रहे। धुलाई करने पे आमादा होती है सरकार तो धो ही देती है। फिर सरकार से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ये पुलिस की बात नहीं है, ये हमारे जैसे एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की भी बात है। हाँ, अब आप आलू मुर्गी अधिकारी हों तो बात अलग है, लेकिन अगर एनफोर्समेंट ऑफिसर है, आपके अंदर फोर्स है, पावर है, आप एक शक्तिशाली अधिकारी हैं,
तो ये रखा है डंडा, दिख रहा है ना, ये राजदंड जो मिलता है, अच्छे अच्छे थर थर कांपते हैं इसके आगे, इससे ठुकाई नहीं करनी पड़ती है, ये कुछ भी कर सकता है, ये शक्ति का प्रतीक है। जब अधिकारी हो जाओ, लेकिन हो तो जाओ पहले। तुम तो उलझ गए बेटा, तुम्हें उलझा दिया लोगों ने। लोग चाहते यही थे कि तुम कहीं बन ना जाओ। तुम अगर अधिकारी बन गए, कुछ कर दोगे, अरे फिर तो आंखों की किरकिरी बन गए, चोखेर वाली आँख की किरकिरी, खटकते रहोगे तो तुम्हें उलझा देंगे तरह तरह के झगड़ों में, तुम्हारे घर वालों को उलझा देंगे। इसलिए शेर भी जब हमला करता है तो 2 कदम पहले पीछे हटता है, फिर लीप करता है, जंप करता है, कूदता है, फाड़ के खा जाता है। तो बेटा पीछे हट जाओ, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। लोग कहेंगे सरेंडर कर दिया, हाँ कर दिया, अभी फाड़ के खाते हैं, थोड़े दिन बाद देखते हैं तुम्हें। सरेंडर काहे का सरेंडर, जानते कितना हो। इसलिए यदि हमला करना है तो सरेंडर कर दो, यदि जीतना है तो सरेंडर कर दो। इसके बाद उठाओ ये लाठी, ये डंडा, और तोड़ के रख दो, सरकारी तरह से तोड़ के रख दो, असलियत में नहीं, सरकारी तरीके से, जिसका कांटा पानी नहीं मांगता। सरकार वो नाग है जिसका कांटा आदमी पानी नहीं मांगता। एक बार अगर काट ले, 7 पीढ़ियां गुजर जाती हैं भूखों मरते हुए लोगों की, पता भी नहीं चलता कि कौन पीछे पड़ा। लोग बिलबिलाते रहते हैं, कौन पड़ा, कौन पड़ा, कौन पड़ा, कौन पड़ा। भूत की तरह सरकार लगती है पीछे। आज अगर 4 शिष्यों को ये कह दूं कि फलाने के पीछे पड़ जाओ, उन्हें तो बड़ा मज़ा है, क्योंकि पीछे पड़ने में भी पैसे मिलते हैं कहीं ना कहीं से। जो घूसखोर तो दुनिया है, दिखाई देते हैं चारों तरफ लोग, चाहे कोई कितना ईमानदार बने मेरे सामने, लेकिन मुझे तो पता है कि असली तो मुद्दा वहीं है। जब किसी के पीछे पड़ते हैं तो तमाम लोग आके तमाम सारा उड़ेल जाते हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ, कोर्ट कचहरी में पड़ा, मुकदमेबाजी में पड़ा, दुनिया भर में पड़ा, और उसे ये भी नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। इनडायरेक्ट वे में सरकारी अधिकारी इतना तंग कर सकता है, तो डायरेक्ट में तो सोचिए क्या कर डालेगा। इसलिए अगर शक्ति हासिल करनी है तो तैयारी करनी पड़ेगी, जी जान एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। बदले की भावना लेके मत तैयारी करो, नहीं तो वो बदले की भावना पढ़ने नहीं देगी। अभी सरेंडर करके शांत हो जाओ, सरेंडर कर दो अगर परिस्थिति ऐसी है। आई एम सॉरी भैया, अरे भाई साहब गलती हो गई, अरे नहीं नहीं, अरे हम कहाँ, आपके सामने हम क्या हैं, कुछ नहीं। इसके बाद मन में प्रतिशोध मत लो, भावना मत रखो, शांत हो जाओ। अब मामला शांत हो गया, अब पढ़ते हैं तसल्ली से, और तसल्ली से पढ़ो। जब हो जाओ तब फिर ठीक है, चिंगारी कोई भड़के तो माझी जब नाव डुबोए तो कौन बचाए, तब तक दोस्ती रखो। अब तुम कहोगे गुरुजी कह रहे विश्वासघात करो, काहे का विश्वासघात। उन लोगों ने, वो लोग भी तो ऐसे रहे जिन्होंने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा तंग किया। ये विश्वासघात नहीं है, ये न्यूटन का 3rd लॉ है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आज उन्होंने तुम्हें तंग किया, उसके बाद अगर तुम उसकी प्रतिक्रिया करते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया करने लायक तो बन जाओ। तुम्हें तो अंग्रेजी भी नहीं आती, बहुत से लोग तो ऐसे हैं IAS बनने के सपने देखे हुए, इंग्लिश सीखना नहीं चाहते हैं, इसमें शान समझते हैं अपनी कि गुरुजी वो हमें इंग्लिश नहीं आती। अच्छा भाई, नहीं आती, नहीं आती तो क्या करोगे, नहीं आती क्या यार, तुम लोग भी जो है पढ़िए मन लगा के, कायदे से, फालतू चीज़ों में छोड़ के मन लगा के पढ़िए। बी सीरियस, आप सीरियस नहीं हैं, मैं जानता हूँ, सीरियसनेस से पढ़िए। बस मेरा एक सूत्र याद रखिए, रास्ते में कोई विघ्न ना आए, चाहे सरेंडर करना पड़े, और जिसके सामने सरेंडर करना पड़े मन के खिलाफ, उसको दिखा देना कि मैं क्या हूँ। थैंक यू।